जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के इस वन शॉट सीरीज में आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे आगे के पोर्शन को। इससे पहले हम लोगों ने कवर अप कर चुके हैं ये 3 वीडियो लेक्चर्स, इसको आप लोग जरूर देख लेना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, बाकी यूट्यूब चैनल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा कर दे रहे हैं, तो दैट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो सको। ब्लाइंडली क्वेश्चन फॉलो करने से पहले एटलीस्ट आप लोग पढ़ लो, जिससे कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए तो आप उसको आंसर कर पाओ। बाकी टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन सीरीज भी आप लोग के लिए चैनल पे आ जाएगी, लेकिन उससे पहले पढ़ तो लो। आप सभी लोग जानते हो जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है आप लोग का, ये बेसिकली जीके, कॉन्स, रीजनिंग और करंट अफेयर पे डिवाइडेड है। हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं हमारे जनरल नॉलेज के पोर्शन को। जनरल नॉलेज का भी जो पोर्शन है दोस्तों, ये भी आप लोग को फर्दर डिवाइडेड है, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी को पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी कवर कर ली है, आईटी वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक जीके का पोर्शन और मिसलेनियस पोर्शन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो रटने वाला टॉपिक है। बाकी चीजें भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। काफी सारे लोग परेशान हो रहे कौन सी बुक को फॉलो करें, तो तुम्हारे जकी भैया ने तुम्हारे लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लेकर आए, जिसमें प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। कॉन्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसके अंदर आप लोग को मिल रहा है। तो कंप्लीट नोट्स इसी के अंदर है, अलग से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चंस की भरमार आप लोग को मिल रही है हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। याद रखना, सीयूटी में मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यू रिपीट होके आता है, तो इसके थ्रू आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। और जो भी चीजें मैं आज आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूं, मेरी इस बुक से ही आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। इसी के अंदर आप लोग को प्रैक्टिस पेपर भी अवेलेबल है। और जो आज हम लोग चीजें कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो आप लोग को 109 पेज नंबर में मिल जाएंगे मेरी इस बुक के अंदर से। ये रहा वो पोर्शन दोस्तों जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी बुक अभी तक के नहीं लिया है दोस्तों, डिस्काउंट लिंक अमेज़न के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अप टू 50% तक के ऑफ मिल जाएगा। जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो और आज ही अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टैटिक चीजें हम लोग को याद रखनी है। सबसे पहले हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और किस किस को वो अवार्ड मिले हैं, बुक्स और कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, डेट्स और डिकेड्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स कौन कौन से, इन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्लासिकल डांस पे कौन कौन सी चीजें आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। स्टैटिक डेटा है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो चाहो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज आप लोग को सारी चीजें बुक के अंदर मिल जाएगी। बस आपको बार बार रिवाइज करना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम में आ सकता है कि एक डांस फॉर्म है कथक, इसकी ओरिजिन कहां हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कौन कौन से आर्टिस्ट इसमें फेमस है दोस्तों, तो वो है बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगला वो है भरतनाट्यम दोस्तों, ये तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हुआ है। रुक्मिणी देवी, यामिनी, लीला सैमसन, ये काफी ज्यादा फेमस आर्टिस्ट है इनके अंदर। इसके अलावा कथकली की अगर मैं बात करता हूं, तो ये केरला से ओरिजिन इसका आप लोग को देखने को मिलेगा। मृणालिनी, साराभाई, शंकर कुरूप, ये फेमस आर्टिस्ट है इसके। उड़ीसी नाम से एक आप लोग को डांस फॉर्म देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है उड़ीसा में फेमस होगा ये। केलुचरण संजुक्ता इसमें काफी फेमस आर्टिस्ट है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुरी नाम से एक डांस, ऑब्वियसली बात है मणिपुर में फेमस होगा। गुरु बिपिन सिन्हा, जावेरी सिस्टर्स काफी फेमस है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों मोहिनी अत्तम, ये डांस फॉर्म केरला से निकला है दोस्तों। सोनल मानसिंह फेमस है इसमें। प्रतिमा देवी भी। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूं, ये भी एक डांस फॉर्म है दोस्तों जो आंध्र प्रदेश में फेमस है। वेमपाती चिन्ना सत्यम फेमस है इसके लिए। याद रखना, एग्जामिनेशन में क्लासिक डांस वगैरह काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कहां से ये निकला है, कौन सा ओरिजिन है, तो एटलीस्ट ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों स्टेट और फोक डांस के बारे में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ईमानदारी से पढ़ते हुए चलना, पढ़ना नहीं है मतलब याद करना है। पंजाब से निकला है दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान से निकला है घूमर, कलबेलिया, चक्री। गुजरात से निकला है गरबा, दांडिया रास और भावी। केरला से निकला है दोस्तों मोहिनीअट्टम, कैकोट्टी कली। असम से निकला है दोस्तों बिहू, बंगुरु अम्बा। महाराष्ट्र से निकला है दोस्तों लवानी, कोली, पोवाड़ा। वेस्ट बंगाल से निकला है दोस्तों बाउली। वेस्ट बंगाल से निकला है बाउल, कंबीरा, जात्रा। बिहार में फेमस है दोस्तों जाता जातिन विदेशिया। ऐसी दोस्तों तमिलनाडु में फेमस है कुम्मी, कोलतम और कावाड़ी। आंध्र प्रदेश में आप लोग को फेमस देखने को मिलेगा दोस्तों कुचिपुड़ी, वेड्डी नाटकम। कर्नाटक में फेमस है दोस्तों यक्षगान, हुत्तारी, कुरिथा। उड़ीसा में फेमस है दोस्तों चाओ, घुमारा, सवारी। हिमाचल प्रदेश में फेमस है दोस्तों नाती, झोरा, छप्पाली। उत्तराखंड में फेमस है दोस्तों ग्रहवाली, कुमायूनी, कजारी। जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है दोस्तों राउफ, कुड़ डांडी नाच। हरियाणा में फेमस है दोस्तों झूमर, पग और लूर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस है दोस्तों जो अलग अलग स्टेट में फेमस है। आपको इसको भी एटलीस्ट याद करना है, कई बार एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके मास्टर्स के बारे में जो कई बार एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें आता है सबसे पहले सितार,
इसमें फेमस है रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी। सरोड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें फेमस है अमजद खान, अली अकबर खान। संतूर में फेमस है दोस्तों शिव कुमार शर्मा। वीणा में फेमस है दोरई स्वामी अयंगर, धन्नमल। और जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसमें आप लोग जानते होंगे बांसुरी सबसे ज्यादा फेमस है, हरि प्रसाद चौरसिया इसमें फेमस है, और पन्ना लाल घोष। शहनाई की बात करी जाए दोस्तों तो बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे पहले आता है। नदा स्वारंग की अगर बात करूं दोस्तों, राजा रत्नम पिल्लाई काफी फेमस है। अगला है दोस्तों परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली इसमें आता है तबला सबसे पहले, जिसमें जाकिर हुसैन का नाम सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। अल्लाह रखा खान, किशन महाराज भी बहुत फेमस है। इसके अलावा दोस्तों मृदांगम की अगर मैं बात करूं, पालघट मानी अय्यर फेमस है इसमें। सेम ऐसे दोस्तों पखावज की अगर मैं बात करूं तो पंडित अयोध्या प्रसाद इसमें काफी ज्यादा फेमस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको एटलीस्ट याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग को इन्वेंटर्स याद रखने हैं, क्या इन्वेंशन उन्होंने करे और किस ईयर में करे थे, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट बल्ब के बारे में। इसके इन्वेंटर का नाम है एडिसन दोस्तों। 1854 में इसने इन्वेंट किया था। टेलीफोन की अगर बात करूं दोस्तों, ग्राहम बेल ने इसे इन्वेंट किया था 1874 में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पेनिसिलिन की दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको इन्वेंट किया है 1928 के अंदर। एटॉमिक बम को जे.आर. ओपनहाइमर ने इन्वेंट किया था दोस्तों 1945 को। पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट करने वाले का नाम है दोस्तों जोनस एडवर्ड सेल। कई बार एग्जामिनेशन में इनका नाम आता है। 1955 में इन्वेंट किया था। प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करता हूं, गटनबर्ग इसका इन्वेंटर था। 1440 में इसने इसे इन्वेंट किया है। एरोप्लेन की अगर मैं बात करता हूं तो सीधी बात है यार, राइट ब्रदर्स का नाम सबसे पहले आता है। 1903 में इन्हें इन्वेंट किए थे। इसके बाद दोस्तों कुछ इंडियन रिसर्च सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसरो का लोकेशन जो है आप लोग को बैंगलोर में देखने को मिलेगा। बार्क का लोकेशन आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। VSSC का आप लोग को लोकेशन त्रिवंतपुरम में देखने को मिलेगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। सेम ऐसे फिजिकल रिसर्च लैब भी अहमदाबाद में दोस्तों। साहा इंस्टीट्यूट जो कि न्यूक्लियर के लिए दोस्तों, वो कलकत्ता में देखने को मिलता है। TIFR दोस्तों ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। एटलीस्ट इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, क्लास वर्क दे रहा हूं, अब भी जल्दी आंसर करो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में जो एग्जामिनेशन में आप लोग को आ सकते हैं दोस्तों। तो पहले ना मिसाइल के टाइप एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है दोस्तों, उसको कहते हैं ICBM। ये होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सेकंड होता है दोस्तों IRBM, मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला होता है दोस्तों SRBM, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद होता है दोस्तों LSBM, जो कहलाता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मिसाइल्स के टाइप और क्या क्या रेंज आप लोग को देखने को मिलती है। अग्नि 5 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये टाइप है किसका, ICBM का। रेंज इसकी 5000 से 6000 किलोमीटर तक के देखने को मिलती है। अग्नि 6 की अगर बात करूं तो ये भी सेम टाइप का है। रेंज इसकी 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक के देखने को मिलती है। अग्नि 3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये IRBM टाइप का है। 3500 से 5500 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है। ब्रह्मोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुपरसोनिक क्रूज है ये। 290 किलोमीटर की आप लोग को इसकी रेंज देखने को मिलती है। ब्रह्मोस 2 की अगर मैं बात करता हूं तो हाइपरसोनिक क्रूज है ये। इसकी भी रेंज लगभग सेम है। निर्भय नाम से एक मिसाइल है दोस्तों, ये भी आप लोग को सब सोनिक क्रूज के फॉर्म में देखने को मिलता है। 1000 की रेंज दिखती है इसकी। पृथ्वी 1 की अगर बात करूं तो ये है SRBM, 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सारिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये SLBM टाइप आप लोग को देखने को मिलता है। 700 की इसकी रेंज है। आस्त्रा की अगर बात करूं तो एयर टू एयर टाइप का मिसाइल है, जिसकी रेंज 80 से लेकर 100 किलोमीटर की है। और नाग नाम से आप लोगों को एक और मिसाइल देखने को मिलता है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी रेंज 7 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अग्नि 5 और अग्नि 6 के बारे में पूछा जाता है, जो इंडिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के नाम में जानी जाती है दोस्तों। तो कई बार आता है, याद रखना। आई होप यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते दोस्तों कुछ ऐसे इंडियंस के बारे में जिन्होंने एक्चुअल में नोबेल प्राइज जीता है और जो काफी ज्यादा फेमस है और एग्जामिनेशन में जिनके बारे में कई बार आता रहता है। और किस चीज के लिए मिला ये भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो 1913 में लिटरेचर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था दोस्तों, उनकी बुक गीतांजलि के लिए। 1930 में फिजिक्स की फील्ड में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों, रमन इफेक्ट के ऊपर। 1979 में पीस नोबेल प्राइज मिला था मदर टेरेसा को। 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था दोस्तों अमर्त्य सेन को, वेलफेयर इकोनॉमी के ऊपर। 2009 में दोस्तों याद रखना आप लोग को
केमिस्ट्री के अंदर मिला है वेंकटरमन रामकृष्ण को रिबोसोम्स के ऊपर। इसके अलावा 2014 में पीस नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को चाइल्ड लेबर के ऊपर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 को मेडिसिन की फील्ड में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में फिजिक्स की फील्ड में। अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज जो हमारे इंडिया में मिले, एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी टेंशन ना लो, हर चीज रटने की या लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बुक के अंदर अवेलेबल है, सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। तो इसलिए कह रहा हूं बुक के साथ जाओ और बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन करो, वीडियोस देखो, बुक से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ और यार सिक्योर करो अच्छे नंबर। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर अवार्ड्स के बारे में जो एग्जामिनेशन में आपको आ सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों फर्स्ट इंडियन विनर जो देखने को मिले थे 1982 में, इनका नाम था दोस्तों भानु अथैया, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। कॉस्ट्यूम डिजाइन में AR रहमान और गुलजार की बात करूं तो 2009 में इन्होंने ऑस्कर जीता था। नाटू नाटू नाम से जो सॉन्ग अभी हाल ही में बहुत फेमस हुआ था, तो 2023 को इसे बेस्ट सॉन्ग के नाम पे ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा दोस्तों मैन बुकर प्राइज के तौर पे अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नाम से एक बुक उनकी थी दोस्तों, उस पे इनको अवार्ड मिला है 1997 में। किरण देसाई को 2006 में मिला है अवार्ड। अरविंद दिग्या को द व्हाइट टाइगर नाम की एक बुक थी दोस्तों, उसमें उनको अवार्ड मिला है 2008 में, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों अगला है ग्रैमी अवार्ड। फर्स्ट इंडियन जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में, उनका नाम है पंडित रविशंकर। इसके अलावा जाकिर हुसैन को भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, AR रहमान को भी मिला है, की केज को भी मिला है दोस्तों 2015 में, संदीप दास को मिला है 2017 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दोस्तों ये मिला है विनोबा भावे, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सत्यजीत राय, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक और रवीश कुमार को हाल ही में। तो आई होप आप सभी लोग को यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार जल्दी से बताओ अगला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो एग्जामिनेशन में कई बार आता है वो है भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के तौर पर जाना जाता है। फर्स्ट टाइम दिया गया था दोस्तों 1954 को। किससे मिला था आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो अवार्ड है पीपल की लीव की तरह आपको देखने को मिलता है। मैं आपको स्क्रीन में इस अवार्ड को एक बार दिखा भी देता हूं। फर्स्ट फॉरेनर जिनको ये अवार्ड मिला है, कई बार क्वेश्चन आता है, वो है अब्दुल गफ्फार खान, 1987 को मिला है। नेल्सन मंडेला को 1990 को मिला है। कई बार एग्जाम में ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट नेचुरलाइज्ड सिटीजन जिनका नाम है मदर टेरेसा, उन्हें मिला था 1990 को। और अभी तक के जिनको भी मिला है उसमें से जो यंगेस्ट रहे हैं दोस्तों वो है राजीव गांधी, जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सेम ऐसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मान लो किसी की डेथ हो गई, उसके बाद उन्हें भारत रत्न कब मिला, तो ऐसी फर्स्ट टाइम किसको मिला था उनकी डेथ के बाद, वो थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी। आई होप याद रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कुछ रीसेंट डेटा के बारे में, तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर को यह अवार्ड मिला था। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। 2014 के अंदर दोस्तों CNR राव, सचिन तेंदुलकर को मिला है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को मिला था। 2019 में दोस्तों याद रखना भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को यह अवार्ड मिल चुका है। यहां तक तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और लिटरेचर अवार्ड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्म अवार्ड के बारे में, जो कि रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं। इसमें भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड के तौर पे जाना जाता है। पद्म भूषण जो कि थर्ड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड होता है दोस्तों, और पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट होता है। इसको लेकर आया गया था 2 जनवरी 1954 को। कई बार एग्जाम में आते, ये तीनों की तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिनेमा अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड के तौर पे जाना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसको लेकर आया गया था 1969 को दोस्तों। इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। 2023 को रेखा को अवार्ड मिला था। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड नाम से एक और अवार्ड है जो काफी ज्यादा फेमस है, जो 1954 में आया था। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ये टाइम्स ग्रुप के थ्रू निकाला जाता है। इसे लेकर आया गया था 1954 को, याद रखना। इसके अलावा लिटरेरी ऑनर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जननपीठ अवार्ड, जिसको 1961 में लेकर आया गया था, ये फर्स्ट अवार्ड है। और जो फर्स्ट अवार्ड है दोस्तों, ये 1965 को दिया गया था। इसमें प्राइस 7 लाख दिया जाता है। साहित्य अकेडमी 24 इंडियन लैंग्वेज के बेस पे इसमें दिया जाता है। 1 लाख रुपए इसमें प्राइज होता है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन ने इसको स्टार्ट किया है 1991 में, 10 लाख रुपए प्राइज होता है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन ने इसको लेकर आया था 1991 में, और इसमें दोस्तों याद रखना 2.5 लाख रुपीस दिया जाता है। स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो वैसे पढ़ चुके होंगे तुम लोगों ने। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। फर्स्ट अवार्डी का नाम है दोस्तों विश्वनाथ आनंद, 1991 में उनको अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड की अगर बात करता हूं दोस्तों, 15 लाख रुपए मिला है। 1961 में इसको स्टार्ट किया गया था। द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर बात करी जाए तो ये कोचेस को अवार्ड दिया जाता है जो एथलीट को ट्रेन करते हैं। 10 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। 1985 को इसको स्टार्ट किया गया था। ध्यानचंद अवार्ड की अगर बात करी जाए दोस्तों तो ये एक किस्म से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। 10 लाख रुपए मिलते हैं। 2002 से इसको स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोग को याद रखनी है। देखो मैं बहुत ज्यादा छाट बीन कर आप लोग के लिए जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम वाली चीजें लेकर आया जिससे कि आप लोग का दिमाग ना घूम जाए। अगली अगर बात करी जाए दोस्तों बुक्स और ऑथर के बारे में, तो याद रखना दोस्तों ऑथर के नाम यहाँ लिखे हुए हैं और उनके रिगार्डिंग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है यहाँ पे लिखी हुई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, चित्रा, द पोस्ट हाउस नाम की बुक लिखी है। के.आर. नारायण ने दोस्तों द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स नाम की बुक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से बुक लिखी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ द फायर कई बार एग्जाम में आता है। इग्नाइट माइंड कई बार एग्जाम में आता है। इंडिया 2020 लिखी है। अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, अमर्त्य सेन की कई बार एग्जाम में आती है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की बुक लिखी है। मुल्क राज आनंद ने दोस्तों अनटचेबल, कूली, द विलेज नाम की बुक लिखी है। इसके अलावा दोस्तों अमिताभ घोष ने बुक लिखी है दोस्तों द सी ऑफ पॉपीज, द ग्लास ऑफ पैलेस, द ग्रेट डेरेंगमैन नाम की बुक लिखी है। सलमान खुर्शीद ने मिडनाइट चाइल्ड, द सैटेनिक वर्स नाम की बुक लिखी है। विक्रम सेठ की अगर बात करी जाए अ सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट नाम की बुक लिखी है। पीएस नायपॉल ने अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, इंडिया अ वाउंडेड सिटीजन नाम की बुक लिखी है। जुम्पा लाहिरी ने द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मलाडीज नाम की बुक लिखी है। शशि थरूर ने जो बुक लिखी है दोस्तों वो है द ग्रेट इंडियन नॉवेल एन एरा ऑफ डार्कनेस। कई बार नाम आता है शशि थरूर का बुक्स में। महात्मा गांधी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बुक के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है। द एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ, हिंद स्वराज नाम की इन्होंने बुक लिखी है। तो मेरे ख्याल से बुक्स के रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के डेकेड और कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर से दोस्तों। तो अब पहले देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के इंपॉर्टेंट डेकेड्स क्या डिक्लेयर करे गए। तो इन्होंने 2021 से 30 को डिक्लेयर किया है ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम है। 2021 से 2030 तक के यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम से एक थीम दी गई है। 19 से लेकर 28 तक की जो थीम है वो दी गई थी फैमिली फार्मिंग के लिए। 18 से लेकर 28 तक के जो थीम दी गई है दोस्तों वो है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2016 से लेकर 2025 तक की जो थीम दी गई है वो है एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। 2022 से लेकर 2032 तक की जो थीम दी गई वो है इंडिजीनियस लैंग्वेज नाम से। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 को माना जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2022 को माना जाता है आर्टिसनल फिशनरीज एंड एक्वाकल्चर। 2021 को माना जाता है एलिमिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 2020 को माना जाता है प्लांट हेल्थ। 2019 को माना जाता है इंडिजीनियस लैंग्वेज। 2017 को माना जाता है सस्टेनेबल टूरिज्म और डेवलपमेंट। 2016 को माना जाता है दोस्तों पल्सेस के तौर पे। तो ये सभी की सभी थीम्स है जो आपको याद रखनी है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स स्पेशली मंथ वाइज जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो जनवरी में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के तौर पे। 26 जनवरी को तो आप जानते हो रिपब्लिक डे। 30 जनवरी को मार्टर डे या फिर वर्ल्ड लेप्रोसी डे। फेब 28 को नेशनल साइंस डे के तौर पे जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आता है, मालूम होना चाहिए सारी चीजें। अब बात करते हैं दोस्तों मार्च में, तो 8 मार्च को माना जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। 22 मार्च को जाना जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 24 मार्च को जाना जाता है वर्ल्ड टीबी डे। 22 अप्रैल को माना जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में आता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल योगा डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून को मनाया जाता है। हिरोशिमा डे आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों 6 अगस्त को। सेम ऐसे एक रह गया था जुलाई 11 दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे जाना जाता है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, कई बार एग्जाम में आता है, ये भी मालूम होना चाहिए। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन डे के तौर पे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे या फिर डायबिटीज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 दिसंबर को काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए सारी चीजें याद करके भैया कैसे होगी ये सारी चीजें, भाई रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, जितने बार हो सकता है उतने बार करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं प्लीज रिवीजन पे फोकस करो। बुक के अंदर ये सारी चीजें मैंने दे चुका हूं, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। सभी की सभी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी प्रॉपर वे में। ये लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है ना, जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर। अब बात करते दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को न्यूयॉर्क में मिलेगा। इसको लेकर आया गया था 1947 में। पर्पस क्या था? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बने रहे। अगला है दोस्तों IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताना। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को वॉशिंगटन में मिलेगा। 1945 को लेकर आया गया था। पर्पस था इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन मेंटेन करके रखना। इसके अलावा WHO इसका भी फुल फॉर्म आपको बताना है। जेनेवा में इसका आप लोग को हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 1948 को लेकर आया गया था ग्लोबल हेल्थ के लिए स्पेशली। यूनेस्को का भी फुल फॉर्म आपको बताना है। भैया सब हम बताए, अरे भाई इसी बहाने तुम लोग देखोगे तो याद भी हो जाएगा। अगली बात करते हैं पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 को इसको लेकर आया गया था एजुकेशन, साइंस और कल्चर के लिए। अगर बात करता हूं दोस्तों WTO की, तो जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। 1995 को लेकर आया गया था वर्ल्ड ट्रेड रूल के लिए। सार्क की अगर बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को काठमांडू में देखने को मिलेगा। 1985 में इसको लेकर आया गया था। साउथ एशियन कोऑपरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। आसियान ग्रुप कई बार एग्जाम में आता है, फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। 1967 में इसको लेकर आया गया था साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन बना के रखने के लिए। नाटो अभी हाल ही में बहुत फेमस है, तो हो सकता है पूछा जाए। ब्राजील में इसका आप लोग को हेडक्वार्टर मिलेगा। 1949 में लेकर आया गया था म्यूचुअल डिफेंस के लिए। अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करी जाए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आप लोग को एडिस अबाबा में मिलेगा। 2002 को लेकर आया गया था अफ्रीका इंटीग्रेशन बनाने के लिए। ऐसे दोस्तों SCO नाम से एक और ग्रुप मिलेगा आप लोग को, जिसका हेडक्वार्टर आप लोग को बीजिंग में मिलेगा। 1996 में लेकर आया गया था रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए। G20 नाम का एक ग्रुप है दोस्तों, जिसको लेकर आया गया था 1999 में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करके रखने के लिए। और ब्रिक्स नाम का ग्रुप जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 2006 में इसको लेकर आया गया था इमरजेंसी इकोनॉमिक फोरम के तौर पर। आई होप तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले टॉपिक की तरफ, वो रहने वाला है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में लिखा हुआ है, ईयर से दोस्तों, और उनके विनर्स एक बार देख लेते हैं। 1983 में इंडिया ने बीट करी थी वेस्ट इंडीज को। 2011 में इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। 2019 में इंग्लैंड बीट न्यूजीलैंड। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। T20 2007 में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। T20 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। इसके अलावा कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के फैक्ट देख लेते हैं। ओलंपिक को स्टार्ट किया गया था 776 BC में। एंशिएंट ओलंपिक की बात कर रहा हूं। मॉडर्न ओलंपिक को एथेन में स्टार्ट किया गया था 1896 में। ओलंपिक का मोटो क्या है दोस्तों? सिटीएस एलटीएस फोर्टियस, मतलब स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। 2024 का जो समर ओलंपिक था दोस्तों, ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था दोस्तों कनाडा में। फर्स्ट एशियन गेम आप लोग को 1951 में देखने को मिला था न्यू दिल्ली में। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का विनर रहा था दोस्तों अर्जेंटीना। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विनर था जर्मनी। फीफा का हेडक्वार्टर आप लोग को स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फेमस आप लोग के प्लेयर्स हैं, उनके क्या निकनेम से कई बार एग्जाम में आता है। जैसे मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जानते हैं। PT उषा गोल्डन गर्ल के नाम से हम जानते हैं, या फिर पयोली एक्सप्रेस के तौर पे। राहुल द्रविड़ द वॉल के नाम से इनको जाना जाता है। हरभजन सिंह द टर्मिनेटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और शोएब अख्तर जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। सेम ऐसे दोस्तों कुछ की ट्रॉफीज है जो कि स्पोर्ट्स में दी जाती है। अगला टॉपिक है दोस्तों कि स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी ट्रॉफीज दी जाती है, कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो क्रिकेट के अंदर होता है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। फुटबॉल के अंदर होता है संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप, सबरोटो कप। हॉकी की अगर बात करूं तो ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खान कप। बैडमिंटन की अगर बात करूं तो थॉमस कप मेन के लिए, ऊबर कप वुमेन के लिए होता है। लॉन टेनिस के लिए डेविस कप, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ये आप लोग को ट्रॉफीज देखने को मिलती है। टेबल टेनिस के लिए दोस्तों होती है स्वतलिंग कप मेन के लिए, कॉर्बिलन कप वुमेन के लिए। अब बात करें तो कुछ मिसलेनियस पोर्शन के बारे में, कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिए गए हैं, एक एक बार देख लेते ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव्स के बारे में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज रशिया है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी जाए तो नाइल रिवर है दोस्तों, 6690 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। हाईएस्ट पीक की बात करी जाए दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट है। लार्जेस्ट डेजर्ट की अगर बात करी जाए तो सहारा डेजर्ट जो आपको अफ्रीका में मिलेगा। इसके अलावा लार्जेस्ट ओशियन आपको पैसिफिक ओशियन के तौर पे जाना जाता है। कुछ मैन मेड आप लोग के यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी कुछ मैन मेड ऐसे बड़े काम कर लिए गए, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो दुबई में मिलेगी, इसकी हाइट आपको मालूम होनी चाहिए 828 मीटर है। टॉलेस्ट स्टैच्यू की बात करी जाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में मिलेगा, 182 मीटर की हाइट है। लॉन्गेस्ट वॉल की अगर बात करता हूं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने को मिलेगी। लॉन्गेस्ट मस्जिद की अगर बात करी जाए तो मस्जिद अल हरम मक्का में मिलेगी। बिगेस्ट म्यूजियम की अगर बात करी जाए दोस्तों तो ब्रिटिश म्यूजियम आप लोग को लंदन में मिलने वाला है। लॉन्गेस्ट रेलवे की अगर बात करी जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बहुत लंबी रेलवे है दोस्तों, ये याद रखना। इंडिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन आप लोग को गुजरात में मिलेगी 1600 किलोमीटर की। लॉन्गेस्ट हाईवे की अगर बात करी जाए तो NH44 है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है।
हाईएस्ट डैम की अगर बात करी जाए तो वो है तहरी डैम, उत्तराखंड में मिलेगा। 260 मीटर की इसकी हाइट है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज की अगर बात करी जाए दोस्तों तो वो है भूपेन हजारिका सेतु, असम में आपको देखने को मिलने वाला है। लार्जेस्ट डेल्टा की अगर बात करी जाए तो सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और हाईएस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करी जाए तो लेह एयरपोर्ट है दोस्तों, जो कि लद्दाख में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और फैक्चुअल डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इन इंडिया स्पेशली मेल के लिए, तो फर्स्ट इंडियन स्पेस में जो गए थे वो थे राकेश शर्मा। फर्स्ट सीडीएस जो बने हैं दोस्तों वो बने बिपिन रावत, कई बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कई बार एग्जाम में आता है, ये भी जनरल मानिक शॉ। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था फिजिक्स की फील्ड में वो मिला था सीवी रमन को 1930 में। फर्स्ट भारत रत्न मिला था राधा कृष्णन राजगोपालचारी सीवी रमन को 1954 में। फर्स्ट इंग्लिश चैनल को जिसने स्विम करके पार किया था दोस्तों वो है मिहिर सेन, 1958 में इन्हें पार किए। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल की बात कर लेते दोस्तों, तो फर्स्ट पीएम इंडिया की फीमेल में रही है इंदिरा गांधी। फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल में रही है दोस्तों प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर रही दोस्तों अन्ना राजम जॉर्ज, 1950 में बनी थी। फर्स्ट फीमेल जिनने एवरेस्ट पे चढ़ा है वो है दोस्तों बाचेंद्री पाल, 1984 में ये चढ़ी थी। फर्स्ट स्पीकर लोकसभा की बनी है वुमन के तौर पे मीरा कुमार, 2009 में। फर्स्ट नोबेल प्राइज वुमन जिसको मिला है दोस्तों वो है मदर टेरेसा, 1979 में पीस प्राइज के तौर पे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते दोस्तों, वो है आप लोग का इंडियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर आया गया था 1992 में। प्रोजेक्ट राइनो को लेकर आया गया था 1987 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लेकर आया गया था 2009 में। प्रोजेक्ट वल्चर को लेकर आया गया था 2006 में। प्रोजेक्ट एंगुल को लेकर आया गया था 1970 में। प्रोजेक्ट सी टर्टल को लेकर आया गया था 1989 में। और फर्स्ट नेशनल पार्क आप लोग को इंडिया में देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट, 1936 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब आपको सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा प्रोजेक्ट। अब इंसानों ने इनको मारे फिर इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट चला लिया। अब बात करते हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है बीएसएफ, जिसको लेकर आया गया था 1965 में, जो बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करती है। अगला है दोस्तों एनएसजी, जिसको लेकर आया गया था 1984 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि काउंटर टेररिज्म फोर्स है, जो कि हाईली ट्रेंड होती है। अगला है सीबीआई, जिसको लेकर आया गया था दोस्तों 1963 में। मिसबिहेव कहीं हो गया, कहीं फ्रॉड हो गया, कहीं बहुत कुछ खतरनाक चीज हो गई तो वहां सीबीआई आती है। अगला है दोस्तों सीआरपीएफ, 1939 को इसको स्टार्ट किया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पे। अगला है दोस्तों आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसको लेकर आया गया था 1962 में नॉर्थर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और चाइना के अटैक से बचाने के लिए इंडिया को। रॉ और आईबी, रॉ बेसिकली क्या है, फॉरेन इंटेलिजेंस है, और आईबी क्या है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको लेकर आया गया था 1920 में। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई। प्रॉपर वे में अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार रोज पढ़ना पड़ेगा। देखो रटा नहीं जा पाएगा, मैं जानता हूं। बुक ओपन करना है आपको, 109 में जाना है, वहां पे आप लोग को कंप्लीट सारी चीजें मिल जाएगी और इसको रिवाइज करना। जितना रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में सेट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। आप बोलोगे भैया कोई ट्रिक्स है? ट्रिक में कुछ नहीं होती है, बार बार याद करना पड़ता है, तब जाके चीजें दिमाग में सेट होती है। जो जो चीजें पढ़ा सभी सभी इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएंगी। बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Amazon की डिस्काउंट लिंक आप लोग के लिए हाजिर है, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और अपनी बुक के साथ प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए जितना हो सकता है मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग को भी कैसे वीडियो लेक्चर्स लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। जकी भाई ने तुम्हारे लिए प्यारा कंटेंट लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।